तो आज हम लोग देखते हैं रिएक्ट का इंट्रोडक्शन। सो व्हाट इज रिएक्ट? React, sometimes referred to as a front-end JavaScript framework, is a JavaScript library created by Facebook. तो React जो हम लोग सीखने जा रहे हैं इसको बनाया था Facebook ने, और 2013 के बाद से ये पब्लिक में अवेलेबल हो गया, यानी कि डेवलपर्स इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने फ्रेमवर्क का नाम सुना होगा, जैसे कि बूटस्ट्रैप क्या है, एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क किस चीज़ों से मिलकर बनता है? जैसे कि उसमें CSS भी होगा, उसमें जावास्क्रिप्ट भी होगी और उसमें HTML भी होता है। ठीक है, बट यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में क्या फ़र्क होता है? देखिए, बूटस्ट्रैप आप लोगों ने दोनों तरह से इस्तेमाल किया होगा या नहीं किया, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे सभी ने वैसे किया हुआ है ना बूटस्ट्रैप, तो आप लोग जनरली क्या यूज़ करते हैं? CDN का इस्तेमाल करते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कोई मुझे बताएगा आप में से उसका बेनिफिट क्या होता है CDN का? जो भी आइडिया हो कि भाई इसको लगाने इसका ये बेनिफिट होता है, ये मत आंसर देना कि उससे बूटस्ट्रैप चल जाता है, वो तो चलेगा ही, लाजमी है, लेकिन बेनिफिट क्या होता है ये मुझे बताइए। फाइल डाउनलोड करके लिंक नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट वहाँ पे लिंक हो जाता है, ठीक है, ऑनलाइन लिंक हो जाता है, मतलब सीधे। ठीक है, उसके अलावा कुछ? ये तो कॉमन सा आंसर है इसका। बेनिफिट क्या है, क्यों करते हैं हम लोग ऐसा? हम डाउनलोड करके क्यों नहीं लगा रहे हैं? फाइल हैवी नहीं होती इसमें, फाइल हैवी नहीं होती, ठीक है। फाइल हैवी से हमारा मतलब क्या है? मतलब डाउनलोड करके लगाएंगे तो जो प्रोजेक्ट होगा वो ज़्यादा हैवी हो जाएगा। अच्छा, तो अगर हम लोग बूटस्ट्रैप का अगर साइज़ देखते हैं जाके, ठीक है, जब हम लोग डाउनलोड करते हैं वो तो KB में भी नहीं होता, बहुत छोटा सा साइज़ होता है, तो हैवी किस वे में बोल रहे हैं हम लोग? कोई बताएगा CDN का मेन एडवांटेज क्या होता है? दूसरी डिवाइस में वो तो अगर आप अपनी वेबसाइट में अगर डाउनलोड करके फोल्डर में रख के भी होस्ट करोगे वो तब भी चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए कोई नहीं, हमें क्लैरिटी नहीं है ना इस चीज़ के बारे में, या किसी के पास कोई और आंसर बचता है इस चीज़ से रिलेटेड? देखो मैं आपको क्लियर करता हूँ। CDN स्टैंड करता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसका बेनिफिट क्या है? आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी हम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो उसकी कुछ टाइम फाइल हमारे कंप्यूटर में रह जाती हैं। अब उसका बेनिफिट क्या होता है? आप नोटिस करना, कोई वेबसाइट जो आप पहली बार अपने कंप्यूटर में चलाओगे उसको खुलने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आप किसी विजिटेड साइट को दोबारा चलाते हो तो वो क्विकली खुल जाती है। यहीं पर CDN का रोल स्टार्ट होता है। CDN क्या होता है? आपके लोकल स्टोरेज में कैशे में स्टोर हो जाता है, समझ गए? अब इसका बेनिफिट क्या है? जब भी आप वेबसाइट को रिक्वेस्ट करोगे तो जो आपका लाइब्रेरी सर्वर से आना था वो कैशे से ही लिफ्ट हो जाएगा और आपका वेबसाइट फटाक से खुल जाएगा। बट अगर आपने अपना CDN का इस्तेमाल ना करके सर्वर पर आपने मैनुअली उसको अपलोड किया हुआ है, जावास्क्रिप्ट को, CSS को या jQuery को, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जब आप लिखोगे www.xyz.com तो index.html तो वहाँ से लिफ्ट हुआ, साथ में वो सारी फाइलें भी उसके साथ में लोड होंगी। इससे वेबसाइट का लोडिंग टाइम बढ़ता है, ठीक है। लेकिन जो चीज़ अगर मैं CDN के फॉर्म में अगर अटैच करता हूँ तो वो कैशे में पहले से ही पड़ा होगा, इससे वेबसाइट की परफॉर्मेंस फास्ट होती है, ठीक है। क्लियर हो गया? इसलिए हम लोग CDN लगाते हैं। अगर कोई चीज़ CDN के फॉर्म में है तो वो है लाइब्रेरी, और अगर वो चीज़ डाउनलोडेड फॉर्म में है तो वो है फ्रेमवर्क। डिफरेंस क्लियर है? अगर मैं जावास्क्रिप्ट को डाउनलोड करके लगा रहा हूँ, सॉरी बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करके लगा रहा हूँ, या जावास्क्रिप्ट को भी मैं अगर लगा रहा हूँ, ठीक है, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना कि वो फिर लाइब्रेरी नहीं बनती है। लाइब्रेरी जो कहीं से होस्ट होती है, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर डाउनलोड jQuery, सभी ने नाम सुना होगा jQuery का। इसको मैं ऐसे ना लिख के लिखूंगा गूगल jQuery CDN, तो यहाँ से
क्या दिखाई देता है? फ्रेमवर्क तो नहीं आ रहा ना लिखा हुआ, क्या लिखा रहा है? लाइब्रेरी। अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे बूटस्ट्रैप, यहाँ से हर तरह की आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी इसके अंदर, दिखाई दे रहा है? तो जेक्वेरी जो है ना, जावास्क्रिप्ट तो बहुत पहले लिखा गया था, ठीक है, 1995 में टिम बर्नर्स-ली ने उसको लिखा। उसके बाद में क्या हुआ, फिर उसका ऑफिशियली जो किया गया 1997, 1998, 1999, तीन उसके बैक टू बैक अपडेट आए। तो जावास्क्रिप्ट जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ये हर एक वेब ब्राउज़र में सही से सपोर्ट नहीं करता था, तो गूगल ने इनिशिएट लिया और उसने लिख दिया जेक्वेरी, और जेक्वेरी के इतने अपडेट आए, देख रहे हैं आप, ये सारे क्या हैं? अपडेट हैं जेक्वेरी के। तो जेक्वेरी का क्यों लाया गया गूगल की तरफ से? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अगर आपका कोई प्रोग्राम हर एक ब्राउज़र में अच्छे से काम करेगा ही नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, एक यूज़र जिसको क्रोम ब्राउज़र बड़ा पसंद है, एक विजिटर जिसको एज पसंद है, एक विजिटर जिसको सफारी पसंद है, तो क्या होगा कि कुछ फीचर्स जो होंगे वो काम ही नहीं करेंगे आपके। तो जेक्वेरी लाने से क्या बेनिफिट हुआ कि सभी लोग एक लेवल पर आ गए, चाहे कोई पुराना ब्राउज़र चला रहा है या नया ब्राउज़र चला रहा है, ठीक है, वो प्रॉब्लम ख़त्म। दूसरा, सपोर्ट जो होता था जावास्क्रिप्ट का वो सभी में काम करने लग गया। तो जेक्वेरी का एक स्टेटमेंट है, राइट लेस और डू मोर। कोड कम लिखना पड़ता है, आउटपुट बड़ा अमेजिंग होता है, ठीक है। बट लेटर ऑन चीज़ें अपग्रेड हुई, 2015 आया, जावास्क्रिप्ट का अपडेट आया ES6, उसके बाद से जावास्क्रिप्ट सभी वेब ब्राउज़र में बढ़िया से सपोर्ट कर गया। लास्ट जो सपोर्ट था वो आया उसके लिए, सफारी के लिए, 2018 के बाद से कोई भी चीज़ ऐसा नहीं किसी में काम नहीं करती, सब में चलती है। इसी वजह से अब जेक्वेरी का यूज़ भी बंद हो गया। तो जेक्वेरी कब तक चला? जब तक चीज़ें स्टेबल नहीं थी, जब स्टेबल हो गई तो वो फिर से बंद हो गई, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम जेक्वेरी आज नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि डिसकंटिन्यू हो गया, लेकिन अब यूज़ में नहीं है। पॉइंट ये समझना है हमें, ठीक है। तो ये क्या है? फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, और क्या है? इज ए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी क्रिएटेड बाय फेसबुक। अब देखो, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं, ठीक है, इन्होंने क्या करा, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि भाई किसी को जावास्क्रिप्ट सही से सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो गूगल ने जैसे इनिशिएट लिया, बना दिया जेक्वेरी, ठीक है। उसी तरह से फेसबुक को लगा कि भाई यार, एक मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर अगर मुझे सोशल मीडिया पर किसी को एंगेज रखना है, अब वो टैप करके उसको वेबसाइट की तरह चलाएगा तो एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। तो फेसबुक ने क्या बनाया? न्यूज़ फीड। अब आज के दिन आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक जब जाते हो तो स्वाइप अप ही करते चले जाते हो, डेटा आता ही रहता है, ख़त्म ही नहीं होता। वही चीज़ है न्यूज़ फीड, और उसी के लिए बनाया गया था ये आपका रिएक्ट, ठीक है। आप स्क्रॉल करते जाइए, डेटा आता जाएगा। अब जिस डेटा पे आप रुक के उसको देखना पसंद करोगे, एल्गोरिदम को ये समझ में आता है कि आप क्या देखना पसंद करते हैं, वही डेटा फिर आपके लिए लाइन अप हो जाता है, ठीक है। नोटिस कर लेना, अगर आपने कपिल शर्मा का कोई वीडियो देख लिया एक पूरा 6 मिनट का, तो कपिल शर्मा के हर ऑल्टरनेट वीडियो में आपको कपिल शर्मा बैक टू बैक मिलना स्टार्ट हो जाता है उसके अंदर। इससे क्या होता है? आपका स्क्रीन टाइम बढ़ता है। स्क्रीन टाइम बढ़ेगा तो बीइंग ए वेबसाइट ओनर मुझे क्या बेनिफिट होता है? मैं आपको उसके ऊपर उसी तरह के एड्स वगैरह फिर दिखाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो पहला लाइन क्लियर है? फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी क्या होता है? रिएक्ट इज अ टूल फॉर बिल्डिंग यूआई कंपोनेंट्स, ठीक है। अब यूआई कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि आप लोग बूटस्ट्रैप पढ़ के आए हो, तो गेट बूटस्ट्रैप पर ही आते हैं हम लोग, और यहाँ से हम लोग आएंगे डॉक्स के अंदर, ठीक है, और यहाँ से आप इसको स्क्रॉल करेंगे इस तरह से, तो ये सब क्या है? कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें अकॉर्डियन, अलर्ट, बैजेस, इस तरह से अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। तो क्या ये इसी कंपोनेंट की बात कर रहे हैं या कुछ और? यहाँ पर इस कंपोनेंट का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। यूआई कंपोनेंट से हमारा मतलब ये होता है यहाँ पर एक ऐसी चीज़ बनाना जो आपको लगता है थ्रू आउट प्रोजेक्ट में मल्टीपल टाइम यूज में आ सकता है, ठीक है। अब ये वाले कंपोनेंट जो है ये भी तो ऐसी हैं, आपको वेबसाइट में कराउजल कहीं भी लगाना पड़ सकता है, स्लाइडर जो लोग बोलते हैं, एक पेज में हो सकता है, मल्टीपल पेजेस में हो सकता है। तो उसी तरह से यहाँ पर तो ये बने बनाए हैं, यहाँ पर हम लोग अपने कस्टम कंपोनेंट बनाते हैं, जैसे कि साइन इन साइन अप, एक आपने कंपोनेंट बना लिया, ठीक है।
तो नॉर्मली जब आप एक स्टैटिक प्रोजेक्ट बनाते हो तो जैसे होम, सर्विस, अबाउट, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट, पेज बने, रिएक्ट में पेजेस कम बनते हैं, कंपोनेंट्स ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, कंपोनेंट यानी कि वो फंक्शनैलिटी जिसको मैं कहीं पर भी अटैच कर सकता हूँ, थोड़ा आसान करते हैं। जैसे एक वेबसाइट में नैब बार पूरी वेबसाइट पर लगता है। अब आप स्टैटिक वेबसाइट बनाओगे तो आपको याद होगा कि आप बूटस्ट्रैप में अगर कोई प्रोजेक्ट बनाते थे तो आपको नैब बार हर पेज में रखना पड़ता था। लेकिन जिस दिन आपने पीएचपी पढ़ा होगा तो आपने सीखा होगा कि उसको इंक्लूड कैसे करते हैं। सीखा था ना पीएचपी के अंदर, इंक्लूड और इंक्लूड वंस, या रिक्वायर वंस आप लोग पढ़ के आए हो। डिफरेंस आप लोगों को पता होगा, वो मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा आपसे, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो उसी तरह से रिएक्ट के अंदर अगर नैबबार बना तो नैबबार जो है वो कंपोनेंट है। फुटर अगर बना तो फुटर क्या है, कंपोनेंट है, यानी कि एक ऐसा पार्ट जो बार बार यूज़ में आएगा। तो रीयूजेबल वाली जो चीज़ें होती हैं वो आपकी यहाँ पर बनाई जाती हैं कंपोनेंट के नाम से। ठीक है, बात करते हैं हाउ डज रिएक्ट वर्क। रिएक्ट क्रिएट्स अ वर्चुअल डोम इन मेमोरी। अब ये मेमोरी कहाँ है, आपकी जो पीछे ब्राउज़र की मेमोरी होती है वहाँ पर क्रिएट करता है इसको। अब वर्चुअल डोम से हमारा क्या मतलब है, एक वेबसाइट जिसको आप विजिट करते हो और कंट्रोल यू प्रेस करते हो उसका पूरा कोड आपको दिख जाता है, वो हुआ फिजिकल डोम। ठीक है, अब जैसा पीएचपी में कोई वेबसाइट बनाओ तो क्या होगा, पीएचपी कोड तो भले से नहीं दिखेगा लेकिन आउटपुट सारा दिख जाता है कंट्रोल यू दबाने पर। यानी कि उसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery जो भी आपने लगाई होगी सब दिखेगी एक्सेप्ट पीएचपी, क्योंकि पीएचपी है सर्वर साइड, यानी कि वो सर्वर पे प्रोसेस होकर आपको डेटा अपना फाइनल दे देती है। दूसरी क्या होती है, क्लाइंट साइड, यानी कि जिसका जो डेटा ब्राउज़र पर रिवील हो जाए, दैट इज अ क्लाइंट साइड। अब रिएक्ट में हमने एक टर्म पढ़ा, रिएक्ट क्रिएट्स अ वर्चुअल डोम इन मेमोरी। वर्चुअल डोम का मतलब ये होगा कि जब मैं आपको यहाँ पे कोई एप्लीकेशन बना के जब उसका मैं कंट्रोल यू करके दिखाऊंगा तो आप कुछ भी नहीं देख पाओगे, उस जगह पर कोई डेटा ही नहीं मिलेगा। डेटा कब मिलेगा, जब आप इंस्पेक्ट करोगे, इंस्पेक्ट पर डेटा दिखेगा, कंट्रोल यू पर नहीं दिखाई देगा। तो टेक्निकली आप इसको आगे समझने वाले हैं। Instead of manipulating the browser DOM directly, React creates a virtual DOM in memory where it does all the necessary manipulating before making the changes in the browser DOM. ठीक है, so React only changes what needs to be changed. Example, देखो मार्केट में React की तरह दो और लैंग्वेज हैं जो यूज़ होती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा Angular.js और एक और आता है Vue.js। जैसे रिएक्ट को बनाया फेसबुक ने, Angular.js को बनाया गूगल ने। ठीक है, अब एंगुलर जो है वो वर्चुअल डोम का इस्तेमाल नहीं करता है, वो फिजिकल डोम का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप ये जीमेल देख रहे हैं तो ये एंगुलर पर डिज़ाइन है, बट स्क्रीन पर इसकी सिमिलैरिटी जो है रिएक्ट की और एंगुलर की सेम है। कैसे, मान लीजिए कि मैं जीमेल पर क्लिक करता हूँ तो जीमेल लोड हो चुका है एक बार, ठीक है, या मैं एक बार F5 से रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो आप देखेंगे लोडिंग आ रहा है, लोड हो चुका। ये एक बार लोड हो गया, अब इसके बाद में आपको लोडिंग देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे कि आपने यहाँ स्टेटमेंट एक पढ़ा, क्या लिखा रहा है, रिएक्ट ओनली चेंज व्हाट नीड टू बी चेंज। फालतू की चीज़ें वो अपडेट नहीं करेगा, सिर्फ वही लेकर आएगा जो नया मुझे चाहिए चेंजेस कंटेंट उसके अंदर। तो जीमेल हमने एक बार लोड कर लिया, आपको जैसे सेंट में जाना है, आप देखेंगे यूआरएल बदलेगा, टाइटल भी चेंज होगा टैब का, लेकिन पेज पर कोई लोडिंग देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। ध्यान से देखिए, क्या कोई लोडिंग प्रोसेस होते हुए दिखाई दिया आपको ऊपर, सिर्फ ये सेक्शन चेंज हुआ मेरा। ठीक है, तो यही फायदा होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन का, SPA, सिंगल पेज एप्लीकेशन। यानी कि इस तरह की जो वेबसाइट्स बनती हैं उसमें पेजेस ही नहीं होते, डेटा डायनामिकली अपडेट होता रहता है, सिर्फ वही चेंज होगा जो आप चाहते हो। अब देखो भाई, ये वाला पार्ट मुझे अपडेट नहीं करना, ये पार्ट अपडेट नहीं करना, इस पार्ट को मुझे अपडेट नहीं करना, इसको भी मुझे अपडेट नहीं करना है, सिर्फ बीच का मैटर अपडेट करना है। अब आप PHP पढ़ के आए हो, उसमें आप इंक्लूड तो ज़रूर करते हो, हेडर फुटर सारी चीज़ें, लेकिन जब आप नया पेज खोलते हो तो पूरा पेज पर लोडिंग आता है। रिएक्ट में, एंगुलर में, व्यू में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसी वजह से ये एप्लीकेशंस क्या होती हैं, फास्ट होती हैं। ठीक है, दूसरा, अगर आप YouTube का एग्जांपल होगा तो YouTube में आप देखना शॉर्ट्स में जैसे आप क्लिक करोगे, मैं दिखा देता हूँ लाइव, लेकिन मैं इसके लिए पॉज करूँगा
क्योंकि फिर कॉपीराइट गूगल क्या यूज़ करता है, एंगुलर जेएस। और ये जितना भी आपका सोशल मीडिया चलता है मोस्टली रिएक्ट पर चलता है। अब रिएक्ट कौन कौन सी कंपनियां जो यूज़ करें, जैसे आप लोग अगर नेटफ्लिक्स चलाते हो वो भी रिएक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये शायद मैं लास्ट क्लास में प्रैक्टिकली आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी वेबसाइट की टेक्नोलॉजी के बारे में पता करना है तो एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें अपने कंप्यूटर में, वेब एप्लाइजर। ये क्या करेगा, डब्ल्यू एप्लाइजर, ये आपका वेबसाइट को एनालाइज करके बता देगा क्या क्या उसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ में है, ठीक है। इसको डालिए और यूज़ करके देखिएगा। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। रिएक्ट ओनली चेंज व्हाट नीड टू बी चेंज, यानी कि अननेसेसरी, ये नहीं कि हेडर जब मेरा कुछ चेंज ही नहीं हो रहा तो हेडर दोबारा से लोड हो रहा है, फुटर दोबारा से लोड हो रहा है, साइड बार दोबारा से लोड हो रहा है, ये सब बार बार नहीं होता। उतना ही पार्ट बदलेगा जितना पार्ट आपको नया मिलना चाहिए क्लिक के ऊपर। इससे पेज जल्दी लोड होगा, टाइम नहीं लगाएगा। नेक्स्ट, रिएक्ट फाइंड्स आउट व्हाट चेंजेस हैव बीन मेड एंड चेंजेस ओनली व्हाट नीड्स टू बी चेंज, ठीक है। रिएक्ट खुद ही नोट लेता है भाई क्या बदलना है क्या नहीं बदलना है। बात करें हिस्ट्री की, ठीक है, तो रिएक्ट जेएस फर्स्ट यूज्ड इन 2011 फॉर फेसबुक न्यूज़ फीड फीचर्स। देखो, अगर आपको पता होगा इंस्टाग्राम फेसबुक ने बहुत लेटर ऑन जाके टेक ओवर किया है। उससे पहले इंस्टाग्राम अलग एंटिटी के पास था, फेसबुक इनके पास चल रहा था अपना, ठीक है। बाद में दोनों मर्ज हो गए एक जगह पर, तब इंस्टाग्राम के अंदर भी उसको ही इंटीग्रेट कर दिया गया। इनिशियल रिलीज टू द पब्लिक वर्जन 0.3.0 वाज इन जुलाई 2013, जुलाई 2013 में इसको बेसिकली पब्लिक डोमेन में निकाला गया, जैसे बूटस्ट्रैप को निकाला गया। ये वही सेम टाइम है जब 2013 में बूटस्ट्रैप को पब्लिक किया गया था। क्या तुम्हें पता है बूटस्ट्रैप को किसने बनाया? बूटस्ट्रैप को ट्विटर ने बनाया, ठीक है। तो ट्विटर ने बूटस्ट्रैप बनाया, इन्होंने अपना ये बनाया रिएक्ट, फेसबुक ने, और गूगल ने अपना एट द सेम टाइम एंगुलर बनाया, सब साथ साथ, क्योंकि दिग्गज कंपनी है ना सब। इसके बाद इसका जो वर्जन है अप्रैल 2022 तक की अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्जन कौन सा चल रहा था इसका? 18.2। अपडेट आते रहते हैं इसके। अभी अप्रैल 2022 के बाद से इसके 2 अपडेट आ चुके हैं। 2024 में इसका एक अपडेट आया और 2024 के एंड में एक इसका अपडेट हो रहा है। अभी जो रिएक्ट का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो है 19, ठीक है। सो फेसबुक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉर्डन वॉल्की क्रिएटेड इट, जिन्होंने रिएक्ट को बनाया, एंड करंट वर्जन ऑफ रिएक्ट ऐप इज वर्जन 5.0.1, जो कि अप्रैल 2022 तक का लेटेस्ट था। और क्रिएट रिएक्ट ऐप के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? बिल्ट टूल्स सच एज वेबपैक, बेबल एंड ईएस लिंक। अब ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं? वेबपैक जो होता है जिसके अंदर डेटा आपका कंपाइल होता है। बेबल क्या होता है? जो JSX को अपने अंदर कंट्रोल कर दी, यानी कि जावास्क्रिप्ट, एक्सएमएल। ESLint वर्जन को हैंडल करता है आपके, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपकी क्रिएट रिएक्ट ऐप के अंदर अवेलेबल होती है। तो ऊपर का जो पार्ट है वो आपको बेसिक समझ में आया होगा। कुछ चीज़ें इसके अंदर टेक्निकल है, जब आप करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो जैसे आप लोगों को सर ने ड्रीमवीवर के ऊपर पढ़ाया ना, HTML, है ना। तो ड्रीमवीवर में आप लोगों ने देखा होगा कौन सा वर्जन पढ़ा, ये बताइए वर्जन कौन सा था ड्रीमवीवर का? अच्छा, तो मैंने भी यहाँ पर एक टर्म यूज़ किया था JSX। JSX मतलब जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। इसकी हेल्प से क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट में HTML को लिख सकते हैं, ठीक है। डिटेल में इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। चलिए पहले शुरू करते हैं कि स्टार्ट कैसे करना है इसके अंदर। सो टू यूज रिएक्ट इन प्रोडक्शन यू नीड NPM। NPM का मतलब नोड पैकेज मैनेजर, विच इज इंक्लूडेड विद Node.js। अब जैसे आप बूटस्ट्रैप की अगर ऑफिशियल साइट विजिट करते हैं ना, आपने यहाँ नोटिस किया होगा क्या लिखा आता है? NPM लिखा है ना। NPM मीन्स नोड पैकेज मैनेजर, I मीन्स इंस्टॉल, बूटस्ट्रैप का वर्जन कौन सा आपने इंस्टॉल करना है, ये NPM कमांड है अगर आपको नोड में बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करना है। इसी तरह से आप यहाँ पर ध्यान रखिए, टू यूज रिएक्ट इन प्रोडक्शन यू नीड NPM विच इज इंक्लूड विद Node.js। तो पहली चीज़, जैसे आप लोग PHP चलाते हो तो आप लोग क्या करते हो? XAMPप इंस्टॉल करते हो। अब XAMPप क्या है कौन बताएगा?
बताओ, सीखने आए हो यार, कोई डरो मत। अगर हमें गलत पता है तो हम लोग उसको सही कर देंगे ना। जैम्प सर्वर है। कितने लोग अग्री करते हो ऑनलाइन जो है, अपना हैंड रेज कीजिए। सभी लोग ऑनलाइन अवेलेबल है ना, या सिर्फ? हाँ जी, तो काव्य अग्री करते हैं कि भाई जैम्प जो है वो सर्वर है। जस्टिन, आपका क्या कहना है? मोहित? जैम्प सर्वर है, ठीक है। और यहाँ ऑफलाइन में कितने लोगों को लगता है कि जैम्प सर्वर है? बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या है, घबराओ मत, बोलिए। देखो, सीखने आए हो तो सीखने में कभी भी ये नहीं करना कि सर को सिर्फ सही आंसर ही सुनना है आपसे। आप गलत होंगे तो मैं करेक्ट कर पाऊंगा आपको। तो क्लास को इंटरेक्टिव रखिए, ये नहीं कि बस मुझे आप सुन के चले गए, बस उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बताओ सबके अकॉर्डिंग कि जैम क्या है? जैम सर्वर है, सभी लोग सर्वर ही मान के चल रहे हैं। ये बिल्कुल गलत आंसर है। अगर आपने इंटरव्यू जाके आंसर कर दिया, वो कहेगा जब तुम्हें यही नहीं पता तो तुम बनाओगे क्या? देखो, जैम्प सर्वर नहीं होता है। जैम्प एक सर्विस है जो अपने अंदर मल्टीपल चीज़ों को कंटेन करती है। आपको याद होगा, जब भी आप जैम्प को कंट्रोल पैनल को ऑन करते हो तो आप वहाँ पर एक चीज़ ऑन करते हो, अपाचे एंड माइस्क्यूएल। अपाचे इज अ सर्वर, ना कि जैम्प। ठीक है, जैम्प एक मॉड्यूल है उसमें, ठीक है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो आंसर क्या होगा हमारा? अपाचे। ठीक है, अपाचे सर्वर आप लोग यूज़ करते हैं। देखो, मेरा नीचे जैम्प ऑलरेडी ओपन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अपाचे, तो अपाचे सर्वर होता है, ठीक है। अब जैम्प इसका नाम क्यों है, कौन बताएगा? नहीं पता, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं समझा देता हूँ। देखो, अगर जैम्प नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन होता है WAMP, ठीक है। WAMP का मतलब क्या होता है? विंडो अपाचे माइस्क्यूएल PHP, ठीक है। अगर आप विंडो यूज़ करते हैं तो आपको वैम्प इंस्टॉल करना होता है। अगर आप मैकिनटोश यूज़र हैं तो आपको मैम्प इंस्टॉल करना होता है। इसको हम बोलते हैं मैक अपाचे माइस्क्यूएल PHP। अगर आप लिनक्स यूज़र हैं तब आप यूज़ करते हैं लैम्प, ठीक है। अभी लैम्प में पॉपुलैरिटी इसकी ज़्यादा है। अगर मैं इसका आगे इस तरह से लिख दूँ लैम्प सर्वर, तो ये समझदार हो जाएगा। तो लैम्प में कहता है लिनक्स अपाचे माइस्क्यूएल PHP। अब जो जैम्प है इसका काम क्या है? सॉरी, मैंने डबल P लिखना था, मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है। तो जैम्प में क्या होता है? ये X जो होता है, X ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, क्योंकि जैम्प तीनों के लिए आता है। जो अभी हमने तीन के नाम देखे, वैम, मैम, लैम्प, ये डेडिकेटेड आते हैं पर्टिकुलर OS के लिए। लेकिन जब आप जैम्प की बात करते हैं, जैम्प तीनों के लिए आता है। विंडो, ठीक है, यहाँ पर आप विंडो देख सकते हैं, डायरेक्ट ब्राउज़र के लिए, लिनक्स के लिए, और मैकिनटोश यानी कि OS X जिसको लोग बोलते हैं, उसके लिए भी अवेलेबल है। तो इसलिए इसका नाम पड़ा जैम्प। काम तीनों में एक ही होता है, कंडीशन है अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। चलिए, तो इधर आते हैं। हमें जैसे PHP को चलाने के लिए, ठीक है, हमें एक अपना क्या डालना पड़ता है? जैम्प। जैम्प के अंदर हमें मिलता है अपाचे, जो PHP को लोकल एनवायरनमेंट पे चलाने में हेल्पफुल होता है। आपने नोटिस किया होगा कि अगर जैम्प नहीं चल रहा था, आप PHP फाइल जब ब्राउज़र में खोलते तो कोड खुल जाता है उसका। पुराने ज़माने की बात करें तो PHP फाइल खोलते डाउनलोड हो जाती थी, क्योंकि ब्राउज़र उसको इंटरप्रेट ही नहीं कर पाता भाई क्या कहना चाह रहे हो आप। क्योंकि ब्राउज़र समझता है सिर्फ और सिर्फ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, मटेरियल को। इसके अलावा वो किसी लैंग्वेज को नहीं समझता। तो वो कहता है कि उसको प्रोसेस करके मुझे दे दो HTML के अंदर, तो मैं चला दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप होगा वो क्या रहेगा? डाउनलोड Node.js। आप ऑफिशियल साइट पर आएंगे, ये नोड की ऑफिशियल साइट है। अगेन किस लिए मुझे चाहिए, मुझे बताना होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है, आई होप हम सभी लोग विंडो यूज़र हैं, तो आपने विंडो यूज़ करना है और आप यहाँ से विंडो इंस्टॉलर MSI पर क्लिक करेंगे और आपका विंडो वर्जन डाउनलोड हो जाएगा इसका, ठीक है।
तो इसका मैं लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर ड्रॉप कर रहा हूँ, आप सभी लोग वहाँ से फॉलो कीजिएगा। इसीलिए हमने ग्रुप बनाया ताकि काम की सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती रहे, कोई लिंक आपको ढूंढने में दिक्कत परेशानी ना हो किसी भी तरह की। चलिए, तो यहाँ से हम लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे। छोटा सा एक सेटअप होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अवेलेबल हो गया। अब आपकी मशीन में ये नहीं होगा क्योंकि अभी तक आप लोगों ने इस तरह का कोई भी लैंग्वेज का काम नहीं किया है। मैं अपने CMD में आता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट इसको हम लोग बोलते हैं। आपने यहाँ जाके क्या लिखना है, नोड डैश वी, मतलब वी मतलब वर्जन। एंटर करेंगे तो यहाँ पर मुझे वर्जन रिटर्न आएगा कि मेरा कौन सा वर्जन नोड का यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। तो क्या लिखा है 22.11.0 और अभी जो हमने यहाँ पर डाउनलोड किया है वो क्या है 22.14.0। तो आप अपडेट कर सकते हैं। इसी तरह से मुझे एक और चीज़ चेक करना होता है, npm-v। npm मीन्स नोड पैकेज मैनेजर का मेरा वर्जन क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा है 11.0। आपको इसको अपग्रेड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ से अपने सेटअप को फॉलो करेंगे और ये देखिए मेरा डाउनलोड डायरेक्टरी है। मैं यहाँ से इसको डबल क्लिक कर लेता हूँ और थोड़ा सा वेट करेंगे, आपका नेक्स्ट का जो बटन है वो एक्टिव हो जाएगा। इस तरह से एक्सेप्ट करिए टर्म्स कंडीशन। अलाउ करिए इसको। तो पुराने वाले को अनइंस्टॉल नहीं करना है, उसी पे चला दीजिए, वो उसी को खुद से अनइंस्टॉल इंस्टॉल खुद ही कर लेगा सारी चीज़ें। ये लीजिए कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपके सामने दोबारा से अपनी कमांड चेक करके दिखाता हूँ नोड का वर्जन। तो पहले क्या था 11, अब क्या है 14। इसी तरह से npm को हम लोग चेक करेंगे 11.0, तो उस npm के वर्जन में कोई चेंज नहीं, नोड का वर्जन हमारा अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट। चलिए, तो ये काम आपने सबसे पहले करना है। इसके बाद अब हमें क्या करने की ज़रूरत है उस पर आते हैं। To get an overview of what React is, you can write React code directly in HTML. But in order to use React in production, you need npm and Node.js installed. देखिए पहली लाइन का क्या मतलब है, इसको मैं बहुत आसान कर देता हूँ। आप लोगों ने बूटस्ट्रैप चलाया हुआ है, आप लोग क्या करते हैं, 2 सीडियन डालते हैं, एक CSS का और एक जावास्क्रिप्ट का। रिएक्ट को भी हम लोग बिल्कुल वैसे ही चला सकते हैं। आपको 3 सीडियन जो है वो ऐड करने होते हैं और आपकी रिएक्ट चल जाएगी। बट अगर हम कोई प्रॉपर एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो मुझे बिल्कुल सेटअप करना पड़ता है इसको तरीके से, इसलिए हमने नोड को इंस्टॉल कर लिया है। तो चलिए रिएक्ट को डायरेक्टली हम लोग देखेंगे। रिएक्ट डायरेक्टली इन HTML। द क्विकेस्ट वे टू स्टार्ट लर्निंग रिएक्ट इज टू राइट रिएक्ट डायरेक्टली इन योर HTML फाइल्स। स्टार्ट बाय इंक्लूडिंग 3 scripts. The first 2 lets us write React code in our JavaScripts, and the third Babel allows us to write JSX syntax and ES6 in older browser. ES6 का मतलब क्या था, ECMA स्क्रिप्ट, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म ऑफ ES। तो ES6 जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो रिएक्ट को चलाने के लिए 2015 की जावास्क्रिप्ट आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं रिएक्ट डायरेक्टली इन HTML। अगर मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ तो जैसे क्या मैसेज आ रहा है, हेलो स्टूडेंट्स। बट अगर मैं Ctrl+U प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे हेड में 3 फाइलें अवेलेबल हैं। एक क्या है react development.js, एक react dom.development.js और एक babel.min.js। अब हमने अपने बॉडी के अंदर एक डिव बनाया जिसका आईडी क्या है, रूट। ये आप जावास्क्रिप्ट पढ़ गए, आपको पता है गेट एलिमेंट बाय आईडी वगैरह क्या चीज़ होती है। आपने जो अभी तक नहीं किया है वो ये वाला पार्ट है। आप लोग स्क्रिप्ट टैग डालते हैं, लेकिन इस बार आप क्या देख रहे हैं, कुछ नया टाइप में क्या लिखा है, बेबल क्या है, जो JSX मुझे अलाउ करता है अपने अंदर लिखने के लिए। हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया जिसका नाम क्या है, हेलो को अगर आप ध्यान से देखो तो H क्या है, कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है। जब भी हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ते थे तो हम लोग फंक्शन जब बनाते थे तो स्मॉल लेटर में लिखते थे, अगर 2 वर्ड गए तो कैमल केस में लिखते थे उसको हम लोग।
आई होप कैमल केस आप सभी लोग समझते होंगे क्या होता है। यानी कि जब भी एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड लिखा जाएगा तो वो विदाउट स्पेस होगा, फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल होता है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल जैसे कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब एलिमेंट मेरा सेकंड वर्ड है तो उसका ई क्या है, कैपिटल है। इतने ही पार्ट को हम लोग कैमल केस बोलते हैं। ये जो पार्ट है, दो वर्ड के बीच में कोई स्पेस नहीं होता और सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। अब सेकंड के बाद थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, जितने भी आएंगे वो सब एक एक लेटर उनके कैपिटल होते जाते हैं। दिस इज कॉल्ड कैमल केस। तो रिएक्ट में जब हम लोग काम कर रहे होते हैं और स्पेशली जब हमारा टाइप होगा बेवल, तो आपने ये ध्यान रखना है कि फंक्शन का जो नेम होगा वो कैपिटल से ही शुरू होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने एच को पर्पसली बनाया है कैपिटल लेटर में। नेक्स्ट स्टेप, आप यहाँ से एक मैसेज रिटर्न कर रहे हैं क्या H1 में, हेलो स्टूडेंट्स। अब ये हमें कहाँ डालना है, इस रूट के अंदर। तो हमने लिखा कांस्टेंट कंटेनर, नेम कुछ भी रख सकते हो। कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल। कितनी तरह के वेरिएबल होते हैं, कौन बताएगा। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका वेर, जो 1997 से लेके आपका 2014 तक चला। जब 2015 इंट्रोड्यूस हुआ तो 2 नए और वेरिएबल टाइप आए, लेट और कांस्टेंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ करा, कांस्टेंट। वेरिएबल नेम ऑलवेज यूजर डिफाइन होता है, हमने लिखा है कंटेनर। हमने बिल्कुल जो हम लोग नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में पढ़ गए हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है, रूट। हमने एक रूट के नाम से वेरिएबल बनाया, हमने लिखा रिएक्ट डोम डॉट क्रिएट रूट, और कंटेनर को हमने इसमें कॉल कर दिया है, ठीक है। अब ये जो पहली लाइन है, अगर मैं इसको ना भी लिखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहली लाइन जो कंटेनर है वो अपने अंदर क्या कंटेन करती है, इस स्टेटमेंट को। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कांस्टेंट रूट इक्वल टू रिएक्ट डोम डॉट क्रिएट रूट, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में डायरेक्ट यहाँ पर चला सकता हूँ इसके अंदर। इसके बाद हमने क्या बोला, रूट को रेंडर करो, और उसमें क्या रेंडर करो, हेलो फंक्शन को। लेकिन जब हेलो फंक्शन रेंडर कर रहे हैं और जो आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में करते हो, फ़र्क क्या है, जब भी आप फंक्शन को कहीं पर रन कराते हो तो उसके आगे पैरेंथेसिस लगाते हो। यहाँ बनाने में तो लगेगा, लेकिन रेंडर करने में HTML टैग की तरह लिखना है इसको। दिस इज कॉल्ड JSX, ठीक है। तो ये तरीका भी है रिएक्ट को चलाने का। अब ये अगर मैं इस तरह से रिएक्ट को चला रहा हूं तो ये है लाइब्रेरी, समझ में आ रहा है, ये है लाइब्रेरी। अब जो लोग नेक्स्ट स्टेप सीखने जा रहे हैं वो है फ्रेमवर्क, ठीक है। लेकिन इस तरह की अप्रोच कब कहाँ कैसे यूज़ करना है, कोई बहुत छोटा मोटा काम है या आपका काम है QC करने का, क्वालिटी चेक करने का बने हुए प्रोजेक्ट की, तो आपको पूरा एनवायरनमेंट सेटअप करने की ज़रूरत नहीं। आप सीधे इसको इंटीग्रेट करके 3 फाइलों को किसी भी प्रोजेक्ट को चेक कर सकते हो। इस केस में फाइल का जो एक्सटेंशन होगा .html ही रहेगा, ठीक है। बट अब जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है इससे। ये छोटे मोटे काम के लिए सही है, लेकिन जब कोई वेबसाइट बनती है, प्रॉपर प्रोजेक्ट बनता है, तब ये अप्रोच बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। तो चलिए दूसरी अप्रोच क्या है जो वर्ल्ड वाइड यूज़ होती है सबसे ज़्यादा, उस पर आते हैं। चलिए, तो ये देखा हमने पहला वाला पार्ट। अब देखते हैं दूसरा पार्ट। तो यहाँ पर देखो क्लियरली मेंशन है स्टेटमेंट, दिस वे ऑफ यूजिंग रिएक्ट कैन बी ओके फॉर टेस्टिंग पर्पसेस, बट फॉर प्रोडक्शन यू विल नीड टू सेट अप अ रिएक्ट एनवायरनमेंट। तो बेस हम लोग बना चुके हैं ऑलरेडी, नोट डल चुका है हमारा, ठीक है। क्या करेंगे, सेटिंग अप अ रिएक्ट एनवायरनमेंट इफ यू हैव npx and node.js installed, you can create a react application by using create react app। तो जब भी आप नोड इंस्टॉल करेंगे तो npx आपके पास पहले से ही होगा। तो क्या करना है, इफ़ यू हैव प्रीवियसली इंस्टॉल्ड क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है, ग्लोबली, सो इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू अनस्टॉल द पैकेज टू एंश्योर npx ऑलवेज यूजेज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप जो मेरे पास अभी एट प्रेजेंट चल रहा है वो लेटेस्ट वाला ही है, और आप जब इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास भी ऑटोमेटिकली लेटेस्ट वाला होगा। तो अगर आपका मान लो कि 2-3 साल के बाद आप कोई नया अपने कंप्यूटर में बनाने जा रहे हैं, तब आपको यहाँ पर कमांड रन करना होगा npm install -g। इसका मतलब क्या, ग्लोबल, ठीक है।
और क्रिएट रिएक्ट ऐप, तो ये आपके कंप्यूटर से इंस्टॉल हो जाएगा। अभी मैंने नोड आपके सामने नया डाला तो मुझे ये प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद रन दिस कमांड टू क्रिएट अ रिएक्ट एप्लीकेशन नेम्ड माई रिएक्ट ऐप। तो यहाँ पर कमांड आप देख सकते हैं क्या लिखा है, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और माई रिएक्ट ऐप मेरी एप्लीकेशन का नेम है। जिस भी फोल्डर में आप एप्लीकेशन बनाएंगे ध्यान रखना है फोल्डर के नेम में स्पेस नहीं होगा। अब मुझे बताओ स्पेस होता है तो क्या प्रॉब्लम आती है? करप्ट हो सकती है। नहीं, जब भी आप किसी फाइल के नेम में स्पेस डाल देते हैं तो आपने नोटिस किया होगा एड्रेस बार में %20 लिखा आता है, और उसी %20 को एलिमिनेट करने के लिए या तो आप हाइफन लगाते हो या अंडरस्कोर लगाते हो फाइल के नेम में, है ना। ध्यान रखना वेब में जब भी हम काम करते हैं वेब में स्पेस की कोई जगह ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग कोई HTML में लिख रहे हो और आप मल्टीपल स्पेस दबा दो तो क्या आता है? नहीं आता ना। कब आता है? जब आप उसको प्री टैग में लिखते हो, ठीक है, या फिर NVSP से रिप्लेस कर देते हो, तभी आता है ना। तो वेब सिंगल स्पेस अलाउ करता है। फाइल के नेम में स्पेस अगर आ गया तो आपका SEO ही नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। इसी तरह से जब हम लोग अपना प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी बनाएंगे तो वहाँ पर भी स्पेस नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा है माई रिएक्ट ऐप, तो ज़रूरी नहीं मैं माई रिएक्ट रखूँ, मैं उसका नेम माई ऐप भी रख सकता हूँ। तो क्या करेंगे, ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट है CMD। तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहली चीज़ कि आपको उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाना पड़ेगा जहाँ पर हमें काम करना है, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ लिख देता हूँ CD, और इसके लिए आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। आपने क्या करना है, हमारा जो फोल्डर है डी ड्राइव के अंदर हमने अपना क्लास रिकॉर्डिंग, इसके अंदर हमारे पास फोल्डर है MWF, और यहाँ पर हमने अपना फोल्डर बनाया 1030 to 12 नहीं, हमारा है 9 to 1030 फैब, और यहाँ पर हम अपना इंस्टॉल करेंगे। तो ये जो लोकेशन आप यहाँ ऊपर देख रहे हैं, आपने इस लोकेशन को फैच करना है। तो क्या कर सकते हैं, देखो दो तरीके हैं। एक कि मैं सीधे यहाँ पर डी ड्राइव लिखूँ और मैं यहाँ पर जाके लिख दूँ एड्रेस बार के ऊपर क्या, CMD। तो हम लोग कहाँ गए, डायरेक्ट डी ड्राइव के अंदर। डी ड्राइव में आपको किस फोल्डर में जाना है तो आपको ये पता होना चाहिए। तो मेरा फोल्डर क्या है डी ड्राइव के अंदर, क्लास रिकॉर्डिंग। तो कैसे जाते हैं, CD क्लास रिकॉर्डिंग, कौन से फोल्डर में आ गया, क्लास रिकॉर्डिंग के अंदर। इसके बाद मुझे MWF में जाना है, इसके बाद मुझे 9 to 1030 में जाना है, ठीक है, और उसके बाद मुझे कहाँ आना है, फैब 25। एक तो ये तरीका हो गया। अभी आपको लेंदी लग रहा होगा भाई इतना टाइप करना पड़ेगा, तो क्या कोई आसान और क्विक तरीका है? बिल्कुल है। आप यहाँ से क्या करें, सीधे इस लोकेशन पर क्लिक करेंगे, लिख देंगे CMD। क्या दिखाई देता है, सीधे हम उस जगह पर आ गए जहाँ पर हमें काम करना है। अगर पीछे तक नहीं दिखाई दे रहा तो इसको जूम कर सकते हैं ऐसे। अब क्लियर है? कंट्रोल के साथ माउस का व्हील घुमाइएगा, जूम हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट बनाना है। तो आप क्या लिखेंगे, NPX क्रिएट रिएक्ट ऐप। जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट इंस्टॉल चलता हुआ होना चाहिए आपका, ठीक है। क्रिएट रिएक्ट ऐप। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, अपनी ऐप का नेम। हमने क्या रखा, माय ऐप, कुछ भी रख सकते हो, चॉइस इज योर। एंटर कर दीजिए और आपका इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है, ठीक है। तो क्या क्या इंस्टॉल हो रहा है, रिएक्ट डोम, रिएक्ट स्क्रिप्ट एंड CRA टेम्पलेट, और भी बहुत सारी चीज़ें डल रही हैं। अब यहाँ पर इसको कितना टाइम लगेगा, ये टोटल आपकी इंटरनेट की स्पीड और आपका हार्डवेयर कितना अच्छा है कंप्यूटर का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। और ये प्रोसेस अगर चल रहा हो तो इसको चलते रहने दीजिएगा, 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, जो भी टाइम लगे, ठीक है। अब मैं आपको उस फोल्डर पर लेकर आता हूँ जहाँ पर हम लोग ये बना रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, माई ऐप के नाम से बन गया फोल्डर ऑटोमेटिक, और इसके अंदर फाइल्स बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी हम लोग पूरा एनवायरनमेंट सेटअप कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में। तो जब आप यहाँ आ जाते हो ना रिएक्ट के अंदर,
तब डेवलपर वाली सही वाली फील आती है, क्योंकि काम उस तरह से चलता है फिर पूरा CMD के अंदर। नहीं तो PHP वगैरह तक तो सब नॉर्मल ही होती हैं चीज़ें। अब यहाँ देखोगे आपके पास काफ़ी सारे भर भर के एरर दिख रहे होंगे आपको, है ना। आने दो, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इस एरर को पढ़ना आना चाहिए हमें। देखो यहाँ पर लिखा आ रहा है कि भी जो मेरा NPM है वो मेरा 11.0.0 था, याद है आपको। ये क्या बोला कि नया आ गया, तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, यहाँ जाके आप लिखेंगे NPM इंस्टॉल, तो क्या बोल रहा है, ग्लोबली डालना है। तो जब बात ग्लोबल की आती है ना, तो जब बात ग्लोबल की आती है ना, तो हमें ये ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर फोल्डर में नहीं करना है काम। आप एक नया CMD लॉन्च करेंगे, ठीक है, यहां पर आएंगे आप और यहां पर आके आप इसको लिखेंगे NPM इंस्टॉल ग्लोबल NPM @11.1.0 और एंटर कर देंगे। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। अब NPM का वर्जन चेक कर लेते, तो क्या लिखेंगे, NPM -V एंटर, क्या आया 11.1.0, लेटेस्ट हो गया हमारा। ये काम आपने कर लेना है। या फिर एक और तरीका है कि आप यहाँ पर @ के बाद वर्जन मत बताइए, इसको बोलो लेटेस्ट, ठीक है। अगर कोई लेटेस्ट होगा इससे भी ऊपर तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये जो @ से लिखा जाता है इसको हम बोलते हैं फ्लैग। क्या बोलते हैं, फ्लैग। हमने लेटेस्ट का फ्लैग लगाया। अब वर्जन चेक करते हैं, तो देखो इससे ऊपर कोई है ही नहीं, ठीक है। अगर होता तो आ जाता है यहाँ पर। चलिए, ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब अपने फोल्डर में आते हैं जहाँ पर हम लोगों ने अपना प्रोजेक्ट सेटअप किया है। इसके अंदर सारी फाइल्स अवेलेबल है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है CD, आप लिखेंगे माई ऐप, एंटर करेंगे तो हम लोग माई ऐप के अंदर आ गए। अब हमें अपना प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करना है, तो क्या लिखेंगे, NPM नोड पैकेज मैनेजर स्टार्ट। आप जब रन करेंगे इसको तो हो सकता है कोई एरर आपको देखने के लिए मिले। इधर देखो, डेवलपमेंट सर्वर आपका स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पर क्या लिखा रहा है, वेब वाइटल्स का कुछ एरर आ रहा है। इसको कैसे फिक्स करेंगे, आप वापस से यहां पर आएंगे। सर्वर को बंद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, Ctrl+C 2 बार आपने प्रेस कर लेना है, तो आपका सर्वर बंद हो जाएगा। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, NPM इंस्टॉल वेब वाइटल्स, फिर से एंटर करेंगे। ये अपना इंस्टॉल हो चुका है। फिर से हम लोग अपनी कमांड रन करेंगे सर्वर को रन करने के लिए। ये देखिए, सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब हमारे सर्वर में कोई भी एरर नहीं है। तो समझ में आया कैसे आपने इंस्टॉल करना है इसको। अगर अभी आप नए नए आए हो इस चीज़ में, तो जैसे होता है ना कि जब आप WDD से पहले ग्राफिक पढ़ रहे होते हो तो HTML भी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। धीरे धीरे यूज टू होते हैं, फिर CSS जब आता है तो CSS टफ लगता है, फिर जब दोनों चीज़ें सीख जाते हो JS आता है तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो ये वही सेम चीज़ है कि अब आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के एकदम अलग चीज़ में एंटर हो रहे हो। तो रिएक्ट बिल्कुल भी वैसा नहीं है जो चीज़ आप पहले पढ़ के आए हो। यहाँ पर ज़्यादातर काम जो होता है वो इधर चलता है सारा कुछ, ठीक है। अब जब हमने अपना ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली चला लिया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा रहा है लोकल होस्ट क्या है, 3000 इज़ अ पोर्ट नंबर। जैसे आप लोग PHP चलाते हो पोर्ट 80 पर चलता है या 8080 पर चल रहा होता है, ये कितने पर चल रहा है, पोर्ट नंबर 3000। तो यानी कि अगर मान लो आपका ये बंद है इस तरह से, तो आप यहाँ लिखेंगे लोकल होस्ट 3000 और एंटर करेंगे। सर्वर अगर चल रहा होगा तो ये ऑन हो जाएगा। अगर आपने सर्वर को बंद कर दिया तो ये नहीं चलेगा। अब फ़र्ज़ कीजिए कि हम एक कंपनी के अंदर है, मैं तुम्हारा टीम लीडर हूँ और तुम सब लोग काम कर रहे हो। तुम में से किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे क्या कहेंगे, सर मेरा IP एड्रेस ये है, इसको चला लीजिए, मेरे प्रोजेक्ट में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैं डायरेक्टली आपके प्रोजेक्ट को देख सकता हूँ। यानी कि हम लोग एक नेटवर्क में अगर हैं तो हम कोई भी किसी का प्रोजेक्ट चला सकते हैं, बस अपना IP शेयर कर दो उसके साथ।
ठीक है, इस तरह से काम करेंगी चीज़ें। तो चलिए यहाँ तक का पार्ट हम लोगों ने समझ लिया, सीख लिया किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। अब अगला स्टेप क्या है भाई, यहाँ से आप इंस्टॉलेशन वगैरह से रिलेटेड ये सारी चीज़ें करेंगे। अगला स्टेप ये है कि VS कोड में इसको कॉन्फ़िगर कैसे करें। तो VS कोड में कॉन्फ़िगर करने के लिए कुछ भी ज़्यादा हैवी आपने काम नहीं करना है। सिंपल आप यहाँ पर आएंगे माई ऐप के अंदर, यहाँ पर जाके आपने लिखना है CMD। ठीक है, अगेन जूम कर लेते हैं, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, कोड स्पेस डॉट एंटर, और ये लीजिए पूरा VS कोड का एनवायरनमेंट बनके तैयार हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका पूरा प्रोजेक्ट अवेलेबल होगा। अब आप में से कुछ लोग बार बार कंफर्टेबल नहीं होंगे ये कमांड प्रॉम्प्ट चलाने में, तो उसका क्या करें हम लोग, तो VS कोड में आपको प्रेस करना है Ctrl+Tilt, तो आपका टर्मिनल ओपन हो जाता है नीचे। ये टर्मिनल वही टर्मिनल है जो हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट से चला रहे हैं, तो आप इसी में ही अपना सारा काम कर सकते हो। चलिए, तो यानी कि अब मैं इन तीनों को बंद कर देता हूँ। सर्वर को मैंने यहाँ से किल किया, Ctrl+C प्रेस करेंगे, ये बंद हो गया सर्वर। इसके बाद जो बाकी के सर्वर ओपन है इनको भी आप अपने क्लोज कर लीजिए। बट ऐसा नहीं है कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान रखना CMD की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। अब तो पूरा प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है, तो इसलिए अब टर्मिनल से आप काम चला लेंगे। अब जब आप टर्मिनल में आएंगे तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये ध्यान देना है क्या हम उस एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर हैं जिसमें हमें काम करना है या नहीं। माई ऐप लिखा रहा है, बिल्कुल सही है, लिखिए npm start, एंटर करेंगे। सेम देखिए कमांड यहाँ पर भी एग्जीक्यूट होगा और आपका सर्वर स्टार्ट हो चुका है, काम कर रहे हैं। तुम्हारे पास ही काम नहीं करेगा, ठीक है, तो तुम कैसे एक्टिवेट करोगे उसका प्रोसेस मैं आपको व्हाट्सएप पर लिख कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक्टिवेट करने का। तो चलिए, अपना व्हाट्सएप ओपन करिए। हमारा ग्रुप है इधर, ये मैंने आपको स्टेप्स भेजे, आ गए आपके पास। टू एक्टिवेट VS कोड टर्मिनल आपने Ctrl+Tilt का यूज़ करना है, टर्मिनल एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ये जो नीचे टर्मिनल आप देख रहे हैं, अदरवाइज आप टर्मिनल को यहाँ से भी चला सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी ऑन हो जाएगा टर्मिनल। इसके बाद आपने क्या करना है, टर्मिनल के अंदर सबसे पहले आप कमांड देखेंगे सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ इधर, ये देखिए क्या करना है, सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी आपने अपने टर्मिनल में पहले ये रन करना है, उसके बाद आपने सेकंड कमांड वहाँ पर रन करना है और थर्ड कमांड आपने रन करना है। इससे आपका टर्मिनल जो होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। 1 बाय 1 तीनों कमांडों को चलाइएगा, आपका VS कोड भी मेरी तरह काम करेगा जैसे मेरा चल रहा है। तो एक्टिवेट करने का तरीका समझ में आ गया। इसके बाद ये काम हुआ हमारे यहाँ से तो कंप्लीट, इसको सर्वर को बंद कर लेंगे। चलिए आगे का प्रोसेस समझते हैं। तो ऐप बनाने तक का प्रोसेस देख लिया हम लोगों ने कैसे बनेगा। अब अगर हम एक वेबसाइट बना रहे हैं तो ध्यान रखिए माई ऐप जो है वो एक प्रोजेक्ट है। अगर आपको कोई दूसरा प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको दोबारा से पूरा प्रोसेस फॉलो करना है, नोड नहीं इंस्टॉल करना है, सिर्फ npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और क्या लिखेंगे, अपनी प्रोजेक्ट का नेम। ठीक है, जिस भी क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हो। तो ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपके बनते चले जाएंगे। जस्ट लाइक बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग वर्डप्रेस पढ़ के आए हो ना, आप लोग क्या करते हो, जैम्प के अंदर HDocs में जाके एक वर्डप्रेस का फोल्डर बना के आते हो। आपको दूसरा वर्डप्रेस चलाना था, आप एक और वर्डप्रेस वहाँ पर डिफरेंट नेम से डाल देते हो। बिल्कुल सेम वही है। ठीक है, चलिए तो ये पार्ट हम लोगों ने देख लिया। तो ये जितनी भी कमांड है यहाँ पर मैंने आपको सब बता दी ऑलरेडी। तो जैसे रन दी रिएक्ट application, now you are ready to run your first real react application, run this command to move the my react app directory। तो मैंने react नहीं लिखा है, मैंने my app रखा है। ठीक है, तो cd लिख के आपने पहले फोल्डर में जाना होता है, फिर आप क्या करते हैं npm
स्टार्ट, जो कि मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मॉडिफाई द रिएक्ट एप्लीकेशन, कि रिएक्ट की जो ऐप हमारी डिफ़ॉल्ट यहाँ पर खुल रही है इस तरह से, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कैसे करें, ठीक है। तो क्या है, सो फार सो गुड, बट हाउ डू आई चेंज द कंटेंट इन रिएक्ट। सो लुक in the my app directory and you will find a source folder. There is a file called app.js. Open it and it will look like this. तो ये देखो, जो भी आपका एप्लीकेशन होगा सोर्स के अंदर app.js, तो हम यहाँ पर आते हैं सोर्स, और क्या है यहाँ पर app.js, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, ट्राई चेंजिंग द HTML कंटेंट एंड सेव द फाइल। अब जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ देखें क्या लिखा है, एडिट सोर्स /app.js एंड सेव टू रिलोड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से VS कोड में एंटर होंगे, ये लाइन देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, हम यहाँ पर एक जाके लिख देते हैं पैराग्राफ या हेडिंग। तो यहाँ पर देखिए, जैसे VS कोड में आप नॉर्मली H2 लिखते हैं और एंटर कर देते हैं, आपका H2 बन जाता है, यहाँ नहीं बनेगा क्योंकि ये JSX है। आपको यहाँ पर H2 ऐसे लिख के बंद करना है और यहाँ लिख देते हैं वेलकम टू अरीना एनिमेशन एग्जाम्पल। फाइल को हमने सेव किया, जैसे आप सेव करेंगे कंपाइलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा और आप यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे आपका अपडेट आ गया इसके अंदर। तो इस तरह से आप अपनी फाइल में जो भी चेंजेस करेंगे वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे। इधर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप, notice that the changes are visible immediately after you save the file. You do not have to reload the browser. आपको F5 दबाना नहीं पड़ता, जैसे उधर Ctrl+S होगा अपने आप अपडेट हो जाता है इधर आके, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगेन आपको कुछ दिखा देता हूँ। हम यहाँ जाते हैं, इस लाइन को डिलीट कर देते हैं और फाइल को क्या करते हैं Ctrl+S। जैसे ही Ctrl+S हुआ यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया, ठीक है। तो ये रियल टाइम में खुद चलता रहता है। आगे बढ़ेंगे, notice that we have removed the import do not need logo svg and app.js। तो अगर मुझे यहाँ पर बंद करना है कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि ये लोगो जो यहाँ पर आ रहा है रिएक्ट का ये ना दिखाई दे, सो सबसे पहली चीज़ मुझे लोगो फाइल को डिसेबल कर लेना है। उसके बाद जहाँ पर मैंने लोगो को कॉल किया मैं उसको भी डिसेबल कर दूंगा इस तरह से, और ये देखिए बंद हो गया। तो डिलीट कर दो या कमेंट कर दो। कमेंट करने कमांड कंट्रोल वही आपने स्लैश प्रेस करना है, कॉमन कमांड है VS कोड का। अब बात करते हैं व्हाट इज नेक्स्ट। नाउ यू हैव अ रिएक्ट एनवायरनमेंट ऑन योर कंप्यूटर एंड यू आर रेडी टू लर्न मोर अबाउट रिएक्ट। तो देखो थ्योरी से क्या हो रहा है कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो आपको इस डॉक्यूमेंटेशन से बहुत आसानी से आप रिएक्ट के अंदर प्रो बन जाओगे। आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, भाई डेवलपमेंट बड़ी खतरनाक चीज़ है कोई, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को ऐसे ही पढ़ाता हूँ, इधर एक लाइन और उधर उसका प्रैक्टिकल, तो आप बहुत क्विकली उसको समझ जाते हो चीज़ों को, और हर एक टर्म का मतलब भी पता होना चाहिए, ठीक है। देखो जो करा रहा है उसको तो पता है, बट जो करने वाला है उसको ही अगर क्लियरिटी नहीं होगा तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का, है ना। तो यहाँ तक का पार्ट क्लियर हुआ हमें। तो आज की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन समझा है और कैसे ऐप इंस्टॉल होती है ये हमने समझा है। सिर्फ छोटे छोटे 2 टॉपिक की है। टाइम अभी हमारा ख़त्म हो रहा है ऑलमोस्ट। तो आपने क्या करना है, अभी घर जाएंगे जब आप, तो सबसे पहले अपने लैपटॉप में या अपने डेस्कटॉप में इसको कॉन्फ़िगर कीजिए। ग्रुप हमारा सभी का बन चुका है। जिसको भी इंस्टॉलेशन में कोई भी दिक्कत आ रही है, वीडियो देखिए, मेरा वीडियो का लिंक अभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा, उसको ध्यान से देखिए। अगर ध्यान से फॉलो करोगे एक एक स्टेप को तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। अगर फिर भी आती है तो मुझे अपना स्क्रीनशॉट लेके शेयर कीजिएगा। मैं जब भी फ्री होऊंगा मैं आपका रिप्लाई कर दूँगा, क्योंकि अब हम लोग जो मिलेंगे वो होगा मंडे, क्योंकि आज है फ्राइडे। तो सैटरडे संडे आपके पास बीच में 2 दिन है, तो इतना काम ज़रूर से करिए अपना, फिर आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चीज़ें। तो रिएक्ट को 1 महीने में बड़े आराम से सीखा जा सकता है, ठीक है। बस सही अप्रोच होनी चाहिए। देखो पूरा फुल स्टैक डेवलपर बनने की जो जर्नी है सिर्फ 6 महीने की होती है, ठीक है। और हम अरीना में 1 साल पढ़ने के बाद भी डेवलपर नहीं बन पाते। उसके पीछे रीज़न क्या है, हमारी जर्नी गलत होती है। अगर जर्नी सही होगी, सही जगह पर आप काम करोगे तो बहुत इजीली आप सारी चीज़ अपनी क्लियर कर पाओगे। और अगर आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हो लेकिन उसका कुछ आउटकम ही नहीं आएगा तो कुछ नहीं समझ आए। तो देखो
कोड के अंदर कभी भी रटने वाली चीज़ें मत करो कि रट लिया और हमने कर लिया, तो आप कुछ नया नहीं कर पाओगे। देखो, डेवलपर एक ऐसी प्रोफाइल है जिसको जो टास्क दे जाए वो बना सकता है। और हम भी जब यहाँ से अपनी जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे, रिएक्ट के अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, उसके बाद आप देखेंगे, खुद को पाएंगे कि भाई मैं कुछ भी बना सकता हूँ अब, कैसा भी प्रोजेक्ट हो। देखो, शायद आपको सर ने बताया होगा जब आप PHP पढ़ रहे होगे, तो एक हमने उसमें पढ़ा होगा CRUD ऑपरेशन, जिसको बोलते हैं क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। किसी भी इंटरव्यू में, डेवलपमेंट में जब हम लोग जाते हैं, हमसे यही काम कराया जाता है कि भाई मुझे कुछ एंट्री बैकएंड में डाल के दिखा दो, उनको फैच करके दिखा दो, उनको अपडेट करके दिखा दो, उनको डिलीट करके दिखा दो। अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में के अंदर अगर आप इतना काम कर पा रहे हैं, बहुत है। इन 4 चीज़ों से आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन ये आना ज़रूरी है। और हम पता नहीं क्या क्या सोच के, डर के, जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट का इंटरव्यू में ना दे दिया जाए हमें बनाने के लिए, हम उस चक्कर में डिज़ाइनिंग को प्रेफर करते हैं, डेवलपमेंट को छोड़ देते हैं। दोनों को अगर मिलाओगे तो आपके पास एक बहुत अच्छा पैकेज होगा और एक बहुत अच्छा जॉब प्रोफाइल होगा। खाली डिज़ाइनिंग पकड़ोगे आज की डेट में तो 2-3 साल में करियर ख़त्म हो जाए, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो वेब डिज़ाइनर बनने की कोशिश बिल्कुल मत करना, डेवलपर बनो और साथ में डिज़ाइनिंग को भी लेके चलो। तो दोनों चीज़ें जब आपके होल्ड में होंगी तो आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होगा। ठीक है। ऑनलाइन किसी ने कुछ मैसेज किया है, सर ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप। अब्दुल रहमान, ये बेसिकली आपका QR कोड है, इसको आप स्कैन कर लीजिए। कर लिया आपने ज्वाइन? वैसे मैंने आपको आपके उस पर व्हाट्सएप पे लिंक भी भेजा, डायरेक्ट आप उसको टैप करेंगे तो भी ज्वाइन हो जाएगा। आपके पास लिंक आया हुआ है मेरी उसी गूगल मीट के लिंक के नीचे, देखिए ध्यान से।